हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर तोएज में। दोस्तों, अगर आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस और D SSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर वंशानुक्रम और वातावरण, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, जिसे इंग्लिश में हेरेडिटी कहा जाता है, किसे कहते हैं। तो वंशानुक्रम माता पिता तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुणों जैसे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारात्मक गुणों को सामूहिक रूप से वंशानुक्रम कहा जाता है। या इसे एक अलग तरीके से कहा जा सकता है कि जब हमारे पैतृक गुण या जीन्स हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं तो उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो कि वंशानुक्रम के बारे में बताते हैं। जाइए देखते हैं वुडवर्थ ने वंशानुक्रम की परिभाषा क्या बताई है। वुडवर्थ ने बताया है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो गर्भ धारण के समय ही जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी, वही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। अगला आगे है डगलस एंड हॉलैंड। इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है। इनमें बताया गया है कि माता पिता और अन्य पूर्वज या प्रजाति से संरचना, शारीरिक विशेषता, क्रिया या क्षमता जो होता है, जो बच्चों में वो स्थानांतरित होता है, उसके बारे में बताया गया है। V.N. झा कहते हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है। ये परिभाषाएं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आगे है माता पिता तथा पूर्वजों के गुण जो मनुष्य में जन्मजात निहित हैं वंशानुक्रम कहलाता है। वास्तव में यह एक अमूर्त और जैविकी दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती है, वंशानुक्रम मतलब पिता से जब बच्चे में स्थानांतरित हो रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रायः वंशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के मध्य व्यवहारात्मक तुलना करके जाना जाता है। आगे देखते हैं वंशानुक्रम की क्रियाविधि, मेथोडोलॉजी ऑफ हेरेडिटी। इसमें बताया गया कि जब पुरुष के वीर्य यानी स्पर्म मादा के गर्भाशय में स्थित अंडकोश यानी ओवम से अपना संपर्क स्थापित कर उसे निषेचित करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। जिसके बाद शुक्रकोश और अंडकोश आपस में संयोग करके एक संयुक्त कोश यानी युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आता है और भ्रूण रूप में उसका विकास होने लगता है। इसमें बताया, जैसे इसमें बताया गया है नीचे, पुरुष का शुक्राणु यानी स्पर्म और स्त्री का अंडाणु यानी ओवम जब मिलते हैं दोनों तो एक संयुक्त कोश यानी युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जिसके बाद भ्रूण का विकास होना स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं वंशानुक्रम तथा गर्भधारण। संयुक्त कोश या युग्मनज यानी जाइगोट किसे कहते हैं? यह एक गाढ़े तरल पदार्थ यानी साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है जिसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं? जीव के निर्माण की प्रथम इकाई क्रोमोसोम्स कहलाता है। यानी जीवों के निर्माण की प्रथम इकाई क्या है? क्रोमोसोम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे देखते हैं हमारे शरीर में एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहा जाता है। एग्जाम में गुणसूत्र भी लिखा हुआ होता है और क्रोमोसोम्स भी लिखा हुआ पूछा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 46 है, कि 23 जोड़े होते हैं। इन 23 जोड़ों में आधे पिता के और आधे माता के गुणसूत्र होते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है XX गुणसूत्र 22 जोड़ी स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। XY गुणसूत्र का 23वां जोड़ा युग्मनज कहलाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑटोसोम्स क्या होता है? तो ऑटोसोम जो 23 जोड़ी होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में 23 जोड़ी है। तो जो XX गुणसूत्र है यानी 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं,
जबकि 23वां जोड़ी पुरुष में XY होता है, जो पुरुषों में XY होता है, जबकि महिलाओं में XX होता है। क्रोमोसोम्स का 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XY पिता में और XX क्रोमोसोम माता में पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वंशानुक्रम के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आगे दिया है पुरुष के 23वीं जोड़ी का एक वंशसूत्र लंबा छड़ी नुमा होता है जिसे यक्ष वंशसूत्र कहते हैं, जबकि दूसरा वंशसूत्र छोटा सा गोला होता है जिसे वाई वंशसूत्र कहते हैं। पुरुषों में वंशसूत्र क्या होता है, XY होता है, जबकि महिलाओं में क्या होता है, XX होता है। तो वहीं इसमें बताया गया है जो यक्ष होता है वो लंबा छड़ी नुमा होता है और जो दूसरा वाई होता है वो छोटा वंश मतलब छोटा सा गोला होता है, जो वाई वंशसूत्र कहलाता है। वंशसूत्रों की इन्हीं विषमताओं के कारण पुरुषों को विषम युग्मकी कहा जाता है, यानी हेटेरोगैमेटिक। पुरुषों को विषम युग्मकी हेटेरोगैमेटिक कहते हैं, जबकि स्त्रियों में क्या होता है कि 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र समजात होते हैं। इसमें क्या होता है, XX होते हैं जो कि समजात होते हैं, अर्थात 23वीं जोड़ी के दोनों वंशसूत्र एक समान संरचना लंबे छड़ी नुमा यक्ष वंशसूत्र होते हैं। वंशसूत्रों की इन्हीं समानताओं के कारण स्त्री को समयुग्मकी यानी होमोगैमेटिक कहते हैं। आगे देखते हैं, माता में XX गुणसूत्र है और पिता में XY गुणसूत्र है। तो देखिए यहाँ पे ये X हो गया, ये X हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये पिता का। अब इसमें बताया गया कि जो X गुणसूत्र माता का और यहाँ X गुणसूत्र पिता का जब आपस में मिलते हैं तो ये पुत्री होती है। यही X गुणसूत्र अगर माता का, Y गुणसूत्र अगर पिता का मिलता है तो ये पुत्र पैदा होते हैं। आगे देखते हैं, अगर X गुणसूत्र माता का यहाँ मिलता है और X गुणसूत्र यहाँ पिता का मिलता है तो यहाँ पुत्री पैदा होती है। और फिर अगला देखते हैं, यहाँ X गुणसूत्र माता का और Y गुणसूत्र पिता का जब मिलते हैं तो यहाँ पुत्र पैदा होते हैं। ये लिंग निर्धारण की वंशानुक्रम प्रक्रिया है। लिंग निर्धारण में मुख्य रूप से पिता ही इसका मुख्य निर्धारक होता है। आगे देखते हैं पित्रैक। पित्रैक क्या है, वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड के जैविक अणु होते हैं। आगे देखते हैं वंशानुक्रम की विशेषताओं के बारे में। वंशानुक्रम की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है शारीरिक विशेषता, जिनमें बौनापन है, लघु अंगुलिता यानी अंगुलियों का छोटा होना, युक्तांगुलिता यानी दो अंगुलियां आपस में सटी हुई होती हैं तो उसे युक्तांगुलिता कहते हैं। मानसिक विशेषताओं के अंतर्गत बुद्धि आता है, वैज्ञानिकता, मितव्ययिता और स्वभाव। क्रियात्मक विशेषता के अंतर्गत इसमें शारीरिक शक्ति, रक्तवर्ग यानी ब्लड ग्रुप, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि आते हैं। कुछ असामान्य विशेषताएं निम्नवत हैं। आनुवंशिक विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें मेंडली विकार, हीमोफीलिया है और वर्णांधता है, ये मेंडली विकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि क्रोमोसोमी विकार यानी गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आगे देखते हैं इनके बारे में। ये आगे जो हमारा DSSB का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडम डाउन ने 1866 में किया हुआ था। इसमें प्रभावित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। नॉर्मल व्यक्तियों में कितना होता है, 46 होता है, जबकि इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, जो कि 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त वंशसूत्र के कारण होता है। मतलब इसमें जो 46 होता है, इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। इसके लक्षण क्या है, इसमें कद छोटा होता है, गोल सिर होता है और जीभ में खांच होता है, मुंह खिला होता है आंशिक रूप से। जैसे देखिए इसमें फिगर में आपको दिखाया गया है, जैसे इसमें बताया गया है, अलग सा दिखने वाला चेहरा, जैसे चपटा चेहरा, छोटे कान, तिरछी आंखें, एवरेज से कम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि औसत से कम होती है, दिल व दिमाग में पैदाइशी कमी होती है, मेंटल रिटार्डेशन और धीमा शारीरिक विकास होता है। आगे देखते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें X क्रोमोसोम का अभाव होता है जो कि स्त्रियों में होता है। इसमें अंडाशय अल्पवर्धित नारी
और बांझ नारी और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव, यानी छोटा कद, अल्प विकसित मादा लक्षण होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, जिसमें प्रभावित पुरुष में एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि पाई जाती है। इसमें क्रोमोसोम पुरुषों में XY होता है, इसमें एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि पाई जाती है, मतलब एक अलग से एक्स इसमें पाया जाता है गुणसूत्र। इसमें मादा लक्षण युक्त पुरुष होता है। गाइनिकैमेटिजी स्त्री के समान पुरुष वक्ष वर्धन, मतलब इसमें पुरुषों का वक्ष स्त्रियों के समान बढ़ जाता है। और इसमें बांझ पुरुष होते हैं, ऊंचे कद के साथ इसमें मादा लक्षण पाया जाता है, जिसमें देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। टालर देन एवरेज हाइट, यानी औसत से अधिक ऊंचाई होती है। रिड्यूस फेशियल हेयर, यानी चेहरों पर जो बाल होते हैं उसमें कमी पाई जाती है। और रिड्यूस बॉडी हेयर, शरीर पूरे शरीर में जैसे पुरुषों में बाल होते हैं उसकी कमी पाई जाती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इसमें पुरुषों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है स्त्रियों की तरह। फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्मॉल टेस्टिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आगे देखते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया, जिसके बारे में हेल्डर ने बताया हुआ है, यह एक लिंग संलग्न रोग है, रक्तस्रावण रोग है। रुधिर थक्का बनने में से संबंध एकल प्रोटीन का इसमें अभाव होता है। छोटी सी चोट से रक्त का स्राव बंद नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो अगर उसको हीमोफीलिया नामक रोग है तो उसका जो ब्लड है यानी खून का बहना वो जल्दी बंद नहीं होता है। इसकी वाहक नारी होती है जो विषम युग्मजी कहलाती है। वाहक नारी से पुत्रों में संक्रमण होता है। महारानी विक्टोरिया तथा उनके अनेक वंशज हीमोफीलिया से ग्रसित थे। आगे देखते हैं वर्णांधता के बारे में। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसका सर्वप्रथम वर्णन हॉर्नर ने किया हुआ है। यह एक प्रोटीन दोष है जिसे डेल्टोनिज्म कहते हैं। डेल्टोनिज्म कलर ब्लाइंडनेस को ही कहा जाता है। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। वर्णांध व्यक्ति में लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसमें देखिए इस जो फिगर दिखाया गया है इसमें, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है। जिसे कलर ब्लाइंडनेस होगा उसे यह अक्षर नहीं दिखेगा, मतलब यह संख्या वो नहीं पढ़ पाएगा। इसमें बताया गया कि लगभग 8% पुरुषों में जबकि 0.4% स्त्रियों में यह विकार उपस्थित होता है। मां का स्वयं वर्णांध होना आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है बीजमैन। दूसरा है बायोमेट्री का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है गाल्टन। तीसरा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है लैमार्क। अगला है प्राकृतिक चयन या वर्ण का नियम, जिसके प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। अगला है वंशानुक्रम सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है ग्रेगर जॉन मेंडल। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन है, मतलब इसके खोजकर्ता बीजमैन है। बीजमैन के अनुसार मानव शरीर में दो प्रकार के कोष होते हैं। पहला है कायिक कोष यानी सोमैटिक सेल, और दूसरा है उत्पादक कोष यानी जर्म सेल। कायिक कोष में शारीरिक संरचना के बारे में बात की जाती है और उत्पादक कोष यानी जर्म सेल से वंश परंपरा यानी जन्म प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष के संरक्षक होते हैं। बीज कोष माता पिता के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करता है, अर्थात माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष अपने बालकों को प्रदान करते हैं। मतलब ये बीज कोष स्थानांतरित होता है पिता से पुत्र में। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही कारण है कि मानव की संतान मानव ही होती है। बीजमैन ने 25 पीढ़ियों तक चूहों पर प्रयोग किया। वे चूहों की पूंछों को हर बार काट देते थे, लेकिन बिना पूंछ के चूहे कभी पैदा नहीं हुए। ये इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार एक माँ जो कभी किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बाल घुघराले कर लेती है, वह अपने बालों को घुघरालापन वंशानुक्रम विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती। एक कुशल बढ़ई का बेटा भी लकड़ी के काम में कुशल तभी बन सकता है जब वह इसके लिए आवश्यक उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं को वंशक्रम की धरोहर के रूप में प्राप्त न कर ले, जो कि उसे आवश्यक अभिप्रेरणा और प्रशिक्षण के आधार पर अपने पिता जैसी या उससे भी अधिक कुशलता ग्रहण करने में मदद कर सके।
आगे देखते हैं, अर्जित कुशलता, ज्ञान, अनुभव, रुचियों आदि का हस्तांतरण वंशक्रम धरोहर के रूप में नहीं होता है। इसे ध्यान रखिएगा, अगर अर्जित कुशलता है, ज्ञान है, अनुभव तथा रुचि है आदि का हस्तांतरण वंशक्रम धरोहर के रूप में मतलब इसमें स्थानांतरित नहीं होता है। आगे देखते हैं बायोमेट्री का सिद्धांत। बायोमेट्री सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने 1775 ईस्वी में बताया कि बालक उतना ही योग्य होता है जितना उसके पूर्वज होते हैं। इन्होंने अपने कुछ अध्ययन से निष्कर्ष निकाले हैं। इन्होंने वंशानुक्रम के बारे में बताया है कि इसमें आधा जो होता है पिता पक्ष का होता है और आधा जो माता पक्ष का होता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि माता पिता से जो बच्चे प्राप्त होते हैं उनमें जो गुण होते हैं वो आधा पिता पक्ष के होते हैं और आधा माता पक्ष के होते हैं। माता पिता के पूर्वजों के गुण भी निश्चित मात्रा में होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण अनुपातिक रूप से 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 आदि कम होते जाते रहते हैं। उन्होंने माता पिता तथा पूर्वजों से के वंशानुक्रम में योगदान सामूहिक रूप से निम्नवत व्यक्त किया है। वंशानुक्रम में बताया गया है कि इसमें आधा जो है माता पिता का योगदान होता है, 1/4 जो दादा दादी या नाना नानी का योगदान होता है, फिर 1/8 पर दादा पर दादी और पर नाना पर नानी का योगदान होता रहता है। ये क्रम इसी प्रकार बढ़ता रहता है। इसी प्रकार यह हो जाएगा, फिर 1/16 हो जाएगा, फिर 1/32 हो जाएगा। ये मतलब जो पूर्वज हैं उनसे प्राप्त होते रहते हैं पूर्वजों के गुण बच्चों में। आगे देखते हैं डार्विन का सिद्धांत के बारे में बात की गई। डार्विन थियरी है, जिन्होंने प्राकृतिक चयन या वर्ण का नियम दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक ह्यूगो डी ब्रिज हैं, जिन्होंने जीनों की संख्या के परिवर्तन के बारे में बताया, जीनों की संरचना के परिवर्तन और जीनों की व्यवस्था के परिवर्तन के बारे में बात की है। अगला है लैमार्क का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जिन्होंने 1809 ईस्वी में इसके बारे में बात किया था। इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया हुआ है, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। उनके अनुसार वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण अधिक प्रयोगों में आने वाले अंग अधिक विकसित तथा कम प्रयोग में आने वाले अंग लुप्त हो जाते हैं। लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थितिवश बताया, जो कि अब वंशानुक्रमीय हो चुका है। लैमार्क ने बताया था कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ऐसा परिस्थितिवश होता है क्योंकि जो पेड़ पौधे थे वो गर्मियों में अधिक मतलब नीचे के जो घास हैं वो सूख जाते थे, तो जो जिराफ है अपना गर्दन उठाकर पौधों की पेड़ों के पत्तियों को खाते थे, तो उनकी गर्दन लंबी हो गई। अब यह वंशानुक्रम हो चुका है। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि चूहे की पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पूंछ काट दी जाए तो पूंछ कटा चूहा कभी पैदा नहीं होता है। तथा अगला एक और एग्जाम्पल दिया था कि लड़कियों के पीढ़ी दर पीढ़ी कान छिदवाए जाते हैं, परंतु कभी भी कान छेदी हुई लड़की पैदा नहीं होती है। ऐसा लैमार्क ने जो बताया था, तो वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत का खंडन किया था। आगे देखते हैं मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत। मेंडल्स थियरी ऑफ हेरेडिटी, यह यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी है। आधुनिक आनुवंशिकी की नींव किसने रखी है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुक्रम का जनक माना जाता है। सन 1900 में ह्यूगो डी ब्रिज और कार्ल कोरेंस के प्रयासों के फलस्वरूप उनके सिद्धांतों को मान्यता मिली थी। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो सिद्धांत दिया हुआ था वो ह्यूगो डी ब्रिज ने और कार्ल कोरेंस के प्रयासों के फलस्वरूप उनके सिद्धांत को मान्यता मिली थी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे की मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटिवम, को चुना हुआ था। यानी मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किया था मेंडल ने। आगे देखते हैं वंशानुक्रम के नियम, यानी आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के नियम, लॉ ऑफ हेरेडिटी। पहला है समानता का नियम, दूसरा है विभिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। देखते हैं समानता का नियम क्या है। लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, यानी इसमें बताया गया है जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है, लाइक बेगेट्स लाइक। इस नियम के अनुसार बच्चों में अपने माता पिता जैसे होने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। उदाहरण के रूप में इसमें बताया गया है कि यदि बुद्धिमान या मूर्ख माता पिता होंगे तो बुद्धिमान या मूर्ख बच्चा पैदा होगा, उनका बच्चा भी बुद्धिमान या मूर्ख होगा। अगला बताया गया है सुंदर कुरूप माता पिता, अगर माता पिता सुंदर या कुरूप हैं तो बच्चा भी सुंदर या कुरूप होगा। विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन,
यह नियम पूर्ववर्ती समानता के नियम का पूरक है, जिसके अनुसार बच्चे पूर्णतः अपने माता पिता के समान हो यह आवश्यक नहीं है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि बच्चे माता पिता के एकदम समान नहीं होंगे, उनसे भिन्नता पाई जाती है। प्रत्यागमन का नियम है इसमें लॉ ऑफ रिग्रेशन। प्रायः यह देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति तो बहुत ही प्रतिभाशाली था, परंतु उसकी संतान जो है यानी उसका बच्चा मंद बुद्धि है, जबकि इसके ठीक विपरीत मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली या उनसे अधिक बुद्धि वाले होते हैं। इसमें प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत यदि माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो बच्चा तेज यानी प्रतिभाशाली होगा, और यदि माता पिता प्रतिभाशाली हैं और बच्चा मंद बुद्धि होता है तो ये प्रत्यागमन का नियम यही बताता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक गुण में औसत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब मूविंग टुवर्ड्स एवरेज। क्रो के अनुसार, मनोवैज्ञानिक क्रो ने बताया है कि लंबे माता पिता के बच्चे औसत से अधिक लंबे तो होते हैं, परंतु अपने माता पिता जितने लंबे नहीं होते हैं। आगे देखते हैं अब हम वंशानुक्रम और वातावरण था, अब हमारा टॉपिक है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द परि और आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढकने वाला। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ होता है। कि वुडवर्थ के अनुसार, रास के अनुसार, वाटसन के अनुसार, ये मतलब इसमें एग्जाम पूरा ये परिभाषा दिया रहता है, इसमें पूछता है ये किसके अनुसार कहा गया है, यानी इसको किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। अगला है रास के अनुसार। रास ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसमें सीधे यही पूछेगा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसको किसने कहा है, यानी किसके द्वारा यह कहा गया है। इसमें ऑप्शन दे देगा वुडवर्थ, रास, वाटसन और सभी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। वाटसन के अनुसार, वाटसन ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वकील बना दूंगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया। वुडवर्थ ने वंशानुक्रम तथा वातावरण के मध्य परस्पर निर्भरता तथा उसके मध्य होने वाली अंतःक्रिया को धरती और बीज के उदाहरण से समझाया है। उनका कहना है कि मतलब अच्छी फसल के लिए अच्छी बीज और अच्छी भूमि दोनों आवश्यक है। वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य संबंध को समझाते हुए वुडवर्थ और मार्किस ने दोनों की तुलना की है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई से चौड़ाई से कर दिए। कहा कि जिस प्रकार किसी आयत का क्षेत्रफल उसके लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, उसी प्रकार मानव व्यक्तित्व भी वंशानुक्रम तथा वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। उनके अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक होता है। आगे देखते हैं विकास बराबर क्या है, वंशानुक्रम इंटू वातावरण, हेरेडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। हेरेडिटी को इसमें नेचर की तरह बताया गया है और इन्वायरमेंट को नर्चर यानी पोषण की तरह बताया गया है। आगे देखते हैं वंशानुक्रम ही प्रकृति कहलाता है जबकि वातावरण ही पोषण कहलाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणज होता है। आगे है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं पूछा गया है। और इसमें यह भी पूछा गया है कि हेरेडिटी ये नेचर की तरह व्यवहार करता है और जो इन्वायरमेंट है ये नर्चर की तरह। इसमें देखिए वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही मिलकर बालक के व्यक्तित्व के विकास को उचित दिशा प्रदान करते हैं। उसका व्यवहार दोनों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम वंशानुक्रम और वातावरण को के संपूर्ण डिटेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे के हम वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित जितने क्वेश्चन टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSB में पूछे गए हैं उसे हम MCQ के लगभग 40-50 क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।